हेलो एवरीवन। सो गाइज, ये हम इंग्लिश ग्रामर की बुक को पढ़ रहे थे पहले, तो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है जो हमारा वर्ब चैप्टर है, बेसिक वर्ब। अब इसका सिर्फ स्पॉटिंग एरर रह गया है, तो ये काफ़ी सारे हैं। आज मैं सिर्फ 10 करा रहा हूँ गाइज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। देखिए, यहाँ जो पहला सेंटेंस है इसको देखते हैं और आप कोशिश कीजिए कि आप एरर ढूंढ पाते कि नहीं। यहाँ लिखा है कि ही वॉज सो इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव का मतलब होता है जो बहुत जिज्ञासु होता है। तो ही वॉज सो इनक्यूजिटिव। फिर बी में है कि दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। अब है कि किस सेक्शन में गलती है, ए, बी या सी, या कोई एरर ही नहीं है, डी है। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं गाइस। हमें एरर ढूंढना है। इतना तो हम समझ चुके हैं कि जो भी एरर होगा वर्ब से रिलेटेड होगा, क्योंकि वर्ब चैप्टर है। तो वर्ब क्या है, वॉज। इसमें देख लीजिए वॉज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ही वॉज सो इनक्यूसिटिव, ही के साथ वॉज लगता है, करेक्ट है। दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चंस इन द क्लास, यहाँ तो कोई वर्ब है नहीं, तो वर्ब यहाँ पर ये है। या तो वॉज में प्रॉब्लम होगी या ये रोज में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वर्ब चैप्टर है। वॉज ओके है, तो प्रॉब्लम कहाँ है, रोज में प्रॉब्लम है। तो ही रोज, ही मतलब एक बंदे का नाम है, रोज मेनी क्वेश्चंस। क्या हम क्वेश्चंस को रोज हम कर सकते हैं? रोज किससे बना, राइज से रोज बना, राइज, रोज, राइजन। तो हम क्वेश्चंस को राइज करते हैं या क्वेश्चंस को हम रेज करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? ऐसे आपको समझना है। यानी कि अगर इसका हम कंफ्यूजन पॉइंट देखें तो आपने पढ़ा होगा कि एक होता है राइज। ओके, राइज का मतलब कि जो अपने आप हो, कुछ राइज है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, आपने खूब सुना होगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो राइज का हम जब चेंज करेंगे तो राइज का सेकेंड फॉर्म रोज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म राइजन हो जाएगा, राइज, रोज, राइजन। और एक होता है रेज। रेज का मतलब होता है रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ, रेज क्वेश्चंस। तो इसका क्या हो जाएगा, रेज्ड सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म इसका रेज्ड हो जाएगा। तो हम क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं, राइज नहीं कर सकते। तो ये एरर वहाँ से था। इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका जो बी सेक्शन है इसमें एरर है। ये रोज की जगह क्या होना चाहिए, रेज्ड होना चाहिए। ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, ओके, बट ब्रॉट अप इन एन अफ्लुएंट फैमिली। चूंकि ये वर्ब का एरर है तो आपको सिर्फ वर्ब पे ध्यान देना है कि ही वॉज, एक वॉज हमारा वर्ब है, ही वॉज, और ये बॉर्न भी हमारा वर्ब है। ओके, तो ही वॉज बॉर्न ऑफ अ पुअर पेरेंट्स। ओके, अब यहाँ पर लिखा है कि बट ब्रॉट अप, ब्रॉट अप भी हमारा वर्ब है। तो बस यहीं पर कहीं कंफ्यूजन होगी। इन एन ऑफ्लुएंट फैमिली का मतलब होता है अमीर घराना, ऑफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, फैमिली का मतलब परिवार। तो उसका जन्म हुआ, ही वॉज बॉर्न ऑफ अ पुअर पेरेंट्स, यानी कि पुअर पेरेंट्स के यहाँ उसका जन्म हुआ, लेकिन उसका जो पालन पोषण हुआ वो एक अमीर घराने में हुआ। तो क्या गलती है, वर्ब की प्रॉब्लम है। ये पेरेंट्स गलत नहीं है, पुअर गलत नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम वर्ब की है। तो वर्ब ये तो वाज है, ये बॉर्न है, और ये ब्रॉट अप, बट ब्रॉट अप। सोचिए, इसी वॉज से यहाँ भी काम चल गया कि ही वॉज ब्रॉट अप। ये तो करेक्ट लग रहा है, ब्रॉट अप। ही के साथ वॉज भी लगता है, क्या गलती हो सकती है? बॉर्न मतलब जन्म देना। हुँ? जी, बॉर्न ही गलत है। स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, कुछ खास नहीं है, आपको बताता हूँ। एक बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बियर, तो बियर का होता है आपका बॉर्न, और थर्ड फॉर्म भी होता है बॉर्न। उस बियर का मतलब था जन्म देना। एक बियर का मतलब होता है सहना, हम किसी चीज़ को सहते हैं, बियर करते हैं। तो उसका था, सॉरी यहाँ बियर बोर होगा ना, बियर, बोर, बोर्ड। यहाँ होगा बियर, बोर, और यहाँ था बॉर्न, ई वाला था, बियर, बोर, बोर्ड। तो ये जो ई वाला आप देख रहे हैं, ये ई जन्म देने वाले का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये ई है किसका, सहने वाले का थर्ड फॉर्म। तो ई नहीं होना चाहिए जहाँ जन्म देने की बात हो रही है। अगर हम मैं कहता हूँ कि ही वॉज बॉर्न, तो मेरा ये होना चाहिए ही वॉज बॉर्न इन मुंबई, उसका मुंबई में जन्म हुआ। तो ये करेक्ट है। अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि ही वॉज बॉर्न, बॉर्न और मैं ई लगा दूँ, बॉर्न इन मुंबई, तो ये गलत हो जाएगा, इस ई की वजह से गलत हो जाएगा। समझ रहे? फिर भी एक बार बुक में आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमने इस सेक्शन को कंप्लीट किया था।
जरूर हमने कहीं पर इसको कंप्लीट किया था, बियर बॉर्न कहीं होगा। कहीं तो होगा, यहीं पर है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रही है? ऐसे देखिए, ये देखिए बियर, बी ओ आर ई बोर और बी ओ आर बॉर्न, तो बॉर्न ये पैदा करने वाले में ई नहीं आता है। और ये देखिए बियर, बोर और ये बॉर्न, इसमें ई लगा हुआ है, यानी कि बर्दाश्त करने वाला है। तो ये कॉमन एरर्स है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। तीसरा नंबर देख लेते हैं एक बार, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950, 1950 में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। व्हेन इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स। चूंकि ये वर्ब का टॉपिक है तो हम वर्ब पे ध्यान देते हैं। इधर वॉज देख लीजिए, द यूनिवर्सिटी वॉज, यूनिवर्सिटी के साथ वॉज आता है, करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। एक हमारा फाउंड है, एक ये भी वर्ब है, इस पर भी ध्यान रखिए। फिर है इंडिया वॉज, ये भी एक वर्ब है, बस बाकी तो कोई वर्ब नहीं है, तो हो गया। तो अगर ये यूनिवर्सिटी के साथ वॉज ओके है, यहाँ इंडिया के साथ भी वॉज ओके है, और यहाँ है कि यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड, तो आपने फाउंड जब पढ़ा होगा तो ज़रूर पढ़ा होगा कि फाउंड भी कंफ्यूज करता है। कैसे, देख लीजिए। एक होता है फाइंड, पाना, ढूंढना, तो फाइंड का अगर हम सेकेंड फॉर्म देखें वो होता है फाउंड, थर्ड फॉर्म होता है फाउंड। तो अगर मैं बोलूँ कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड, तो ऐसा लगे कि यूनिवर्सिटी को ढूंढा गया, पाया गया। लेकिन एक होता है फाउंड, फर्स्ट फॉर्म है फाउंड, इसका मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, और इसका अगर हम सेकेंड फॉर्म करें तो वो हो जाएगा फाउंडेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा फाउंडेड, फाउंडेड। तो यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ढूंढेगा कोई थोड़ी। तो हम कह सकते हैं कि द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड, तो ये हो गया करेक्ट। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे देखें जी, जस्ट अ मिनट। तो ये फाउंड में प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए था फाउंडेड। अगला देख लेते हैं। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन की। एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज, जैसा कि मेरे बार बार वार्निंग देने के बावजूद ही फेल्ड टू मेंड हिज वे, वो अपने आप को नहीं सुधार सका, अपने तरीकों को, वेज को नहीं सुधार सका, फेल हो गया। चूंकि वर्ब का चैप्टर है तो वर्ब देखिए, यहाँ पर एक वर्ब है कि आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन की, तो ये एक वर्ब है कंप्लेंट। तो क्या ये सही है, कंप्लेंट होगा, या तो इसमें प्रॉब्लम है, या रिपीटेड ऑफ माई, ये तो इसमें कोई वर्ब ही नहीं है, ये तो है नहीं, या फेल्ड ये वर्ब है, तो फेल्ड तो हमारा ठीक ही है, ही फेल्ड, और ये कंप्लेंट है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लेंट में है। एक मतलब समझाता हूँ मैं आपको, ये नाउन और उसका फ़र्क है, नाउन और वर्ब का फ़र्क है, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। ये होता है कंप्लेन, कंप्लेन, तो कंप्लेन हमारा वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म करेंगे तो कंप्लेंट करना पड़ेगा, कंप्लेंड ये होगा थर्ड फॉर्म। लेकिन कंप्लेंट ये जो होता है ये नाउन है, ये नाउन है, तो चूंकि वर्ब ही नहीं, कंप्लेंट का मतलब शिकायत, ये कंप्लेंट है, ये एक कंप्लेंट है, ये एक शिकायत है, ये कंप्लेंट है। लेकिन मैंने आपको कंप्लेन किया तो आई कंप्लेन्ड यू, तो अगर वर्ब है तो कंप्लेन्ड ईडी आना चाहिए था, टी नहीं आना चाहिए था, ये गलती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर टी लगा हुआ है, यहाँ पर नाउन दे दिया गया है जो कि एक वर्ब चाहिए, ईडी वाला, कंप्लेन्ड होना चाहिए, तो ये गलत है। चलिए पांचवा देखते हैं कि फेल्योर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। ठीक है, वर्ब की बात है तो मस्ट हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मस्ट के साथ नॉट लगता है, ठीक है। मस्ट नॉट मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हैव भी करेक्ट है, मस्ट नॉट हैव, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। परमानेंट अफेक्ट ऑन पर्सन, तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये अफेक्ट है, ये अफेक्ट एक्चुअली वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक नाउन की तरह यूज़ किया है। तो आप नाउन की तरह अगर अफेक्ट को यूज़ करेंगे तो फिर अफेक्ट नहीं इफेक्ट यूज़ करना चाहिए। कैसे, देख लेते हैं। बस यही तो देखना है कि वर्ब वर्ब की तरह यूज़ हो, वर्ब को नाउन की तरह आप यूज़ कर रहे हैं तो नाउन वाले फॉर्म में यूज़ कीजिए। यानी कि एक होता है अफेक्ट, अफेक्ट हमारा वर्ब होता है,
हम कह सकते हैं कि इट विल अफेक्ट यू, इट विल अफेक्ट यू, ये तुम पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, अफेक्ट हमारा वर्ब की तरह यूज हुआ है, विल के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। लेकिन मैं बोलूँ कि इसका प्रभाव, तो इट्स, इसका बुरा प्रभाव, इट्स साइड इफेक्ट, कभी साइड अफेक्ट सुना है? इट्स साइड इफेक्ट विल बी बैड ऑन यू, तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा होगा, यू नो। इसका प्रभाव, इट्स इफेक्ट, इट्स इफेक्ट, तो इफेक्ट होगा, अफेक्ट नहीं होगा, नाउन के रूप में होगा तो इफेक्ट होगा। ठीक है जी, इसलिए कौन सा गलत है? ये अफेक्ट गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था इफेक्ट, यानी कि ये वाला सेक्शन गलत है, जो बी सेक्शन है। आगे देखें, चलिए। आई कीप माई कूल, ओके, कीप कूल ठीक है। एंड नेवर लूज माई टेम्पर, यानी कि मैं हमेशा कूल रहता हूँ और कभी भी अपना आपा नहीं खोता हूँ। इवन व्हेन प्रोवोक्ड, जब भी मुझे उकसाया जाता है, तो इवन व्हेन प्रोवोक्ड ये भी सही है, प्रोवोक्ड भी सही है, कीप भी सही है, ओके। आई नेवर लूज, बाकी यहाँ पर हमें एक वर्ब चाहिए, मैं कभी भी आपा नहीं खोता हूँ, लूज। तो लूज की स्पेलिंग देखिए, यहाँ पर ये लूज एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है, तो स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, एक स्पेलिंग इधर उधर हो गया तो एडजेक्टिव वर्ब का फर्क है, देख लीजिए। एक्चुअली ये जो लूज है ये वर्ब है, ओके। आप इसको बोल सकते लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लेकिन ये जो LOOSE है ये वर्ब ही नहीं है, ये कैसे बदलेगा? ये तो एडजेक्टिव है। ये फलानी चीज़ लूज है, ढीला है, लूज मतलब ढीला, तो गलत वर्ड हमने यूज़ कर लिया, LOSE वाला होना चाहिए था, ये है कॉमन एरर है, यानी कि ये गलत है हमारा। यहाँ पर होना चाहिए था आई नेवर लूज, एक ओ हटा दीजिए, आई नेवर लूज माई टेम्पर। ठीक है, अगला देखें जी, चलो जी। ही लाइड ही लाइड ऑन द ग्रास, यानी कि वो घास पर लेट गया, फॉर आवर्स, घंटों के लिए, एंजॉइंग द कूल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवाओं को एंजॉय करता हुआ। तो क्या लगता है क्या गलत है इसमें? वर्ब के नाम पे क्या है? ही लाइड ऑन द ग्रास, एक ये लाई वाला वर्ब है, और ये तो एंजॉइंग, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो तो एडजेक्टिव का काम करता है, तो एक ही है ये लाई। तो क्या ये लाई सही है? इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि लाइड मतलब झूठ बोला, ही लाइड ऑन द ग्रास, ग्रास पर झूठ बोला, लेकिन लेटने वाली फीलिंग नहीं आ रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक मिनट जरा मैं इसको क्लियर कर दूं, घुमा फिरा के वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस एरर के रूप में आपको देखना है। ये जो लाई है ये वर्ब है, इसका मतलब अगर झूठ बोलना है तो ये हो जाएगा लाइड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा लाइड, ओके फाइन। लेकिन लाई मतलब लेटना भी होता है, लाई ये भी वर्ब है, यहाँ तक तो स्पेलिंग सही है। तो मैं लेट गया, इसका सेकंड फॉर्म ले हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लेन हो जाएगा, समझ रहे हैं? और एक ले होता है, ले का मतलब कोई चीज़ को रख देना, लिटा देना, ये भी वर्ब है। तो अगर सेंस आ जाए ले वाले में तो फिर आपको उसका सेकंड फॉर्म लेट करना होगा, थर्ड फॉर्म लेट करना होगा। तो बात लेटने में थी, तो लेटना फर्स्ट फॉर्म लाई है, ING फॉर्म लाइंग होता है, ओके, लेकिन जो सेकंड फॉर्म है वो ले होगा। तो अब देखिए किस फॉर्म की यहाँ ज़रूरत है। आई लाइड ऑन द ग्रास में लेट गया, पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, तो यहाँ पर लाइड गलत है, यहाँ पर होना चाहिए ले, यहाँ पर लिखना चाहिए LAY, ये ले, ये ले इसका सेकंड फॉर्म है, लेकिन ले अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है जब उसका मतलब हो लेटाना। तो आई ले ऑन द ग्रास में ग्रास पे लेट गया फॉर आवर्स, घंटों तक, एंजॉइंग द कूल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवाओं को एंजॉय करता हुआ। आगे देखें, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के दरमियान, इसमें कोई एरर नहीं क्योंकि कोई वर्ब नहीं है। मेनी रिवर्स ओवरफ्लू देयर बैंक्स, ओवरफ्लू देयर बैंक्स, यहाँ पर एक वर्ब है, ओवरफ्लो का ओवरफ्लू हो गया। एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी, कॉज्ड भी हमारा वर्ब है। दो वर्ब के अंदर आपको देखना है कहाँ पर गलती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कोई पास्ट की बात बोली जा रही है क्योंकि यहाँ पर कॉज्ड है भी सेकेंड फॉर्म में है। तो बरसात के दिनों में क्या हुआ कि बहुत सारे रिवर्स ओवरफ्लो कर गए, तो जब कॉज्ड हमारा सही है तो क्वेश्चन यहाँ आता है ओवरफ्लो, तो क्या ओवरफ्लो का ओवरफ्लू होता है? यही हमें देखना है। देख लीजिए होता क्या है, लेट मी टेल यू। जो फ्लो है, फ्लो का अगर सेकेंड फॉर्म देखें तो फ्लोड होता है, थर्ड फॉर्म देखें तो ये भी फ्लोड ही होता है। लेकिन जो फ्लाई है, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म होता है फ्लू, थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। तो इसमें ओवर लगा दिया और ओवर का इसने कर दिया ओवर फ्लू, ये गलत है। कहीं ना कहीं फ्लो तो फ्लो ही है, तो ये ओवर फ्लोड होना चाहिए था, ओवर फ्लोड। ये सेंटेंस आपका सही होगा अगर ओवर फ्लोड आप लगा देंगे तो
तो गलती कहाँ पर है जी? गलती यहाँ पर है, यहाँ पर फ्लू की जगह ओवरफ्लोड होना चाहिए था। नौमा देखते हैं, ही ले हिज लगेज। अगर ले फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब होता है रखना, कोई चीज़ को रखना, और सेकंड फॉर्म उसका लेट होता है। तो ही, अब देखना है कि क्या कहना चाह रहा है। ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन, यानी कि बात हो रही है पास्ट टेंस की। तो पास्ट में ये तो लाई का ले ठीक है, लाई मतलब लेटना, ले मतलब लेट गया, टू रेस्ट फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए। तो अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो ले मतलब रखना प्रेजेंट है, इसका पास्ट क्या होगा? लेट हो जाएगा, LAID लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लेट होना चाहिए था, ठीक है। ही लेट हिज लगेज, अपने लगेज को रख दिया। चलिए एक और लास्ट देखते हैं, 10 देखते हैं, ख़त्म करते हैं, फिर आगे करेंगे इस 10वां में क्या कह रहा है कि व्हेन कैलामिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। यानी कैलामिटी का मतलब है कि जो भी डिजास्टर वगैरह आया होगा, तो फेल द विलेज, या फेल क्यों लिखा हुआ है? गांव को गिरा दिया, ऐसा कैसे? फेल द विलेज दे फेस्ड इट, लेकिन उन लोगों ने फेस किया ब्रेवली। फेल पे अगर हम बात करें इस फेल, देखिए को यहाँ दिखाता हूँ। जब उस दिन हम पढ़ रहे थे तो एक फॉल होता है, फॉल मतलब गिरना, तो फॉल का सेकंड फॉर्म फेल होता है, थर्ड फॉर्म फॉलन होता है। ओके, जैसे वो गिर गया तो ही फेल डाउन, हम बोलते हैं ना, ही फेल डाउन, वो गिर गया। और एक फर्स्ट फॉर्म फेल होता है, इसका सेकंड फॉर्म फेल्ड होता है, थर्ड फॉर्म फेल्ड होता है, लेकिन ये पेड़ वेड़ काट के गिराने के लिए यूज होता है। लेकिन एक वर्ड है, इसको बोलते हैं आई थिंक बी फॉल। बी फॉल एक बार ढूंढ कर देखिएगा, बी फॉल, मुझे लगता है यहाँ वो होना चाहिए। बी फॉल का मतलब होता है कि कोई कोई घटना घट जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो जो क्लैमिटी वाली घटना घटी, मुझे लग रहा है वो बी फॉल ही होना चाहिए था वहाँ पर। बी फॉल का अगर सेकेंड फॉर्म देखे तो बी फेल हम बोल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर वही होना चाहिए। ओके, क्लैमिटी बी फेल द विलेज, या मतलब फेल सही है, खाली यहाँ पर बी लगा दिया जाए तो सही सही हो जाएगा। व्हेन क्लैमिटी बी फेल द विलेज, जब क्लैमिटी उस विलेज पर गिरी, वही फॉल गिरने वाला है। तो बी फॉल का मतलब होता है कि कोई आपदा का हो जाना, घटित होना, मतलब गिर पड़ना आपके ऊपर, आपदा गिर पड़ी। तो यहाँ पर बी फेल होना चाहिए। दे फेस्ड, उन्होंने फेस किया, और ब्रेवली, सही है। ठीक है गाइस, 10 तक हो गया, आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे, आगे भी करेंगे गाइस। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि वीडियो में ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, वो 15 मिनट बहुत है, 15 से अधिक 20 से ज़्यादा नहीं। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू।